Good morning, everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. Today's session is about how to break the cutoff barrier in UP PCS examination. More often than not, अगर आपने इस चीज़ में नोटिस किया है कि जब आपने अगर यूपी का एग्जाम दिया हो यूपी स्टेट पीसीएस का, तो बाय द टाइम यू गिव एग्जामिनेशन एंड यू कम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, आपको लगता है कि एग्जाम काफ़ी अच्छा हुआ, इजी सा पेपर आया था एंड आई विल बी एबल टू क्रैक दिस टाइम, बट राइट, बट बाय द टाइम यू रीच होम एंड आप अपने आंसर्स चेक करते हैं थ्रू वेरियस कीज, यू गेट टू नो दैट यू आर जस्ट क्लोज इनफ, बट आप पार नहीं कर पाए कट ऑफ बैरियर को, राइट। आप उसी जोन में हर बार होते हैं, दैट 80s वाला जोन, 88 सही हो गए, कभी 85 सही हो गए, बट रिक्वायरमेंट थी 92 की, राइट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप इसी जोन में पाए जाते हैं, राइट, जिन्होंने भी साल भर मेहनत की है। तो टुडेज सेशन इज अबाउट हाउ टू ब्रीच दिस कट ऑफ जोन, कैसे इसको पार करना है एंड एक सेफ स्कोर लेके आना है जिसमें कोई डाउट ना रहे, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहे कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, विल आई बी एबल टू गेट थ्रू इट और नॉट। एंड टू बिगिन विद, we'll start with the analysis of cutoff trends. And why is it necessary? हम सबको पता है कि सर पिछली बार 125 गई थी कट ऑफ, उससे पहले कम जाती थी। तो इन सब का क्या रोल क्या है? रोल ये है कि इफ़ यू हैव हर्ड द कोट, वेल बिगन इज़ हाफ डन। आप अपनी कोई भी बैटल में या किसी भी फ्रंट पे स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपने पहले से सब कुछ प्रिपेयर कर रखा हो, इफ़ यू नो एवरीथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, योर फ्रंट्स, जितनी भी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उन सब के बारे में आपको अगर पता रहता है, तो यू आर इट्स सेड दैट यू हैव ऑलरेडी वन द बैटल, ओके। तो इसी बिहाफ पे हम लोग अगर प्रीवियस ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे, तभी हम उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी इस साल की डेवलप कर पाएंगे, राइट। एंड इस सेशन में हम क्या-क्या डेवलप करेंगे अपनी स्ट्रेटजी में, कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट, राइट? क्या कोई इसका एक फिक्स्ड अमाउंट है या फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं? एंड क्या हमारी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए, कि अगर मेरी एक्यूरेसी लो है, सो शुड आई अटेम्प्ट हाई अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, या मैं नॉर्मली ही जितना सब कर रहे हैं उतना ही करना चाहिए, राइट? एंड आल्सो वी हैव टू सी कि व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रेटजी ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। मोस्ट ऑफ अस टेंड टू गेट पैनिक्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। जो मॉक टेस्ट में कर रहे होते हैं, वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द डे, राइट? तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है। एंड ऑल्सो विल सी कि इन क्वेश्चंस को जो अननोन होते हैं, जो बिल्कुल जिसका आइडिया नहीं होता, उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट? सो वी विल सी एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। So the first one is 2023. The cutoff for general category was 95 questions, that is 125 marks. एंड अगर आप नोटिस करें कि EWS एंड OBC की इनफैक्ट जनरल से भी ज़्यादा गई है, दैट मीन्स द कॉम्पिटिशन इज गेटिंग टफर डे बाय डे। एंड 95 नेट क्वेश्चंस का मतलब है जो भी आपके नेगेटिव्स हैं, जितने भी गलत हुए हैं, उन सबको हटा के इतने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए ओवरऑल, ठीक है। तो 125 वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर। ये 2023 का बाकी ईयर से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके पहले जो कट ऑफ जाती थी वो थोड़ी कम रेंज में जाती थी। फॉर एग्जांपल जनरल की 84 क्वेश्चंस नेट, दैट इज 111 मार्क्स। ऑन द अदर हैंड द सेम ट्रेंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की जनरल से भी ज़्यादा जा रही है कट ऑफ, ओके। Let's see, in 2021 it was in the same range, 85 to 90 was the range previously, ठीक है। 115, 17, 87 and 88 questions. Similarly, in 2020, 110 was the cutoff, that is 83 questions. थोड़ी कम रही है बाकी ईयर के comparatively. And in 2019, it was on higher end, that is 117 and 16 for EWS and OBC, wherein 88 questions net हमारे सही होने चाहिए थे। एंड SC/ST की भी आप देखें तो अराउंड 99 एंड 77 रही है। सो बेसिकली इन सब ट्रेंड से हमको क्या पता लगा कि 2023 में कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, विच इज़ अराउंड 125, यानी कि नेट आपके 95 प्लस क्वेश्चंस सही होने चाहिए थे। बाकी ईयर को कंपेयर करें तो उनका रेंज थी 85 टू 90 या 88 के बीच की रेंज थी। तो अब जो हमारा 2024 में कट ऑफ होगी, कैन वी डिटरमाइन? नो, बिकॉज़ बहुत सी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लाइक वैकेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के का जो पैटर्न है उस पे क्या टफ क्वेश्चन पेपर आया है या इट वाज़ ऑन ईज़ियर साइड। बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो वी कांट टेक, बट व्हाट वी डेफिनेटली नो ऑफ इज़ कि हमको हमारे मार्क्स 92 टू 97, दैट इज़ 95 प्लस तो रखना ही है फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसीज। एंड फॉर SC/STs आपको भी 85 प्लस का ही टारगेट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक हमको पता लगता है। सो इसके ही अकॉर्डिंग हम आगे वाली अब अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। So the first one is, what should be the ideal number of questions that one should attempt? Okay, we'll see how to decide which question should be skipped and which one should be attempted. Okay, am I attempting too little or too less? Okay, the dilemma of under attempting and over attempting. ठीक है,
हाउ टू अटेम्प्ट द अननोन क्वेश्चंस, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज हाउ मच शुड वी अटेम्प्ट। ओके, तो ये हम देखेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट आवर एक्यूरेसीज। सो इफ यू हैव गिवन सम टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आपकी जो एक्यूरेसी रेंज है वो 80 to 60% के बीच ही रिलाई करेगी, वेयर 80% इज ऑन हायर एंड एंड 60% इज ऑन लोअर एंड। अबव 80% दैट इज 90% अराउंड आपकी है, तो ऑलरेडी यू आर इन द ऑन द राइट ट्रैक। एंड बिलो 60% है, दैट इज लेट्स से 50%, तो यू हैव टू वर्क अपॉन योर नॉलेज बेस्ड फर्स्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो लार्जर ऑडियंस जो हमारे इस एग्जाम में बैठती है, उसकी कट ऑफ लाई करती है 70% की रेंज में, ठीक है। दैट इज अगर आप 10 रैंडम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन में यूपीपीसीएस के, आप वो पीवाईक्यू के थ्रू भी जज कर सकते हैं अपने आप को, तो उसमें आप 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आप राइट करते हैं, वाइल 3 आउट ऑफ 10 आपके रॉन्ग होते हैं, तो विच कम्स आउट टू बी 70% एक्यूरेसी, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर आप लास्ट ईयर 120 क्वेश्चंस समझिए आप अटेम्प्ट करके आए, तो out of this 96 will be the right questions and 24 will be the wrong questions. That is 24 by 3, that is 8 marks of negative rate, while right questions are 96, that is आपके total 88 marks रहते हैं। तो अगर 2023 होता तो you would not have cleared this examination, but उसके पहले वाले पेपर्स में क्लियर हो जाता। Similarly for 70% accuracy, 84 and 36, दैट इज 12 ऑफ नेगेटिव एंड 84, तो ये आपके राइट पहले ही 84 हैं, उसमें से भी आपको 12 डिडक्ट करना है, तो आप आउट ऑफ द गेम। इसमें भी सेम 72 ही बन रहे हैं आपके राइट, तो यू आर आउट ऑफ द लीग। सिमिलरली अगर आप 130 अगर अटेम्प्ट करते हैं, तो 104 सही एंड 26 आर रॉन्ग। सिमिलरली 91 राइट एंड 39 रॉन्ग। 39 रॉन्ग का मतलब 13 का नेगेटिव एंड 91 राइट, ओके। सिमिलरली 78 एंड 52 आउट। अगर आप 140 अटेम्प्ट करते हैं, 112 सही होते हैं, 28 गलत होते हैं। सिमिलरली 98 सही एंड 42 गलत होंगे अगर आप 70% एक्यूरेसी के साथ जाएंगे। दैट इज अराउंड 42 में मतलब है 14 मार्क्स ऑफ नेगेटिव, ठीक है। तो 98 में से फिर 14 गया, तो आप अराउंड 84 या कुछ इसमें लाई करेंगे। तो ऑल्दो 2023 नहीं होता आपका क्लियर, बट आप फिर भी इस ब्रैकेट में आ जाते 85 प्लस माइनस 1 वाले ब्रैकेट में, राइट। तो what should be the strategy? The strategy should be you should go for the higher number of attempts. Only in the case अगर आपकी एक्यूरेसी आप बढ़ा सकते हैं, तो एक्यूरेसी आपको हमेशा 70% अबव रखनी पड़ेगी। एंड हाउ टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका हमको कोई आइडिया नहीं होता, एंड जो अगर हमको हायर एक्यूरेसी पे करें तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम तो चलेगा, राइट। नो पर्सन कैन गेट एवरी क्वेश्चन राइट एंड नो पर्सन नोज एवरी क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। तो वी हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली। हमको वो क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले, तो जो हमको आते हैं, राइट। उसके बाद हमको वो क्वेश्चंस देखने हैं जो हमको आते तो नहीं है, बट क्या हम उनको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, एंड उनको कैसे डिटरमाइन करना है, लेट्स सी देम वन बाय वन। सो अभी आपका रीसेंट वर्ल्ड में बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे। सो ऑल्दो दो क्वेश्चंस पर ऑन ईजियर साइड अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हो तो, बट जस्ट इन केस आपने पढ़ा भी है तब भी आपको नहीं याद आया, या समहाउ यू स्किप द करंट अफेयर्स, तब आपको कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, लेट्स सी देम वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। नाम से पता लग रहा है कुछ साउथ इंडियन सा होगा। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस जो नॉन साउथ इंडियन है वो है सुरेश रैना, वी कैन कट इट ऑफ। और श्रीसंत का हमको पता है अभी रिसेंट में कुछ साल पहले कंट्रोवर्सी में फंसे थे, तो अगर वो कुछ ऑथर या कोई ऑटोबायोग्राफी अपनी निकालते हैं, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी मोर ऑफ अपनी इनोसेंस प्रूव करने से रिलेटेड होती, इतनी कोई एक्साइटिंग सा नाम नहीं होता कि एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी टाइप, ठीक है। तो श्रीसंत को भी हम स्पॉट फिक्सिंग और उस वजह से आउट कर सकते हैं। राहुल द्रविड़ हम सबको पता है थोड़े काम नेचर के हैं, वो इतने ज़्यादा अपने चीज़ों को लेके ओपन नहीं है, तो ही वुड हैव ऑल्सो नॉट बीन द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट इफ़ यू नो आर अश्विन के बारे में, जितने वो पॉडकास्ट अपने बना रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, द वे द वर्ल्ड ही इज़ नोन इन द वर्ल्ड एज ए स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि अश्विन वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपने अपनी जो लॉजिक है उसको किस वे में फ्रेम किया है, आपने फ्रेम किया है कि आसपास के सर्कमस्टेंसेस या न्यूज़ को नोटिस करके या एथनिसिटी को नोटिस करके, लोकेशन को नोटिस करके, ये सब चीज़ें आप एक आंसर तक डिराइव पहुंच पा रहे हैं, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज कॉल्ड स्प्लीनिक फीवर, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, कोलेरा, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो उसको हटा दिया। एंड आउट ऑफ
जी, दीज़ 3 अगर आपको स्प्लेनिक फ़ीवर के बारे में कुछ नहीं पता तो हाई चांसेस नहीं लगते कि आपको एंथ्रेक्स आंसर होना चाहिए। क्योंकि टाइफाइड, कॉलेरा थोड़े ऐसे-ऐसे डिज़ीज़ हैं जो हमारे आस-पास काफ़ी होते रहते हैं। तो अगर कुछ उनमें स्प्लेनिक फ़ीवर करके नाम आता, जैसे मेरे फ्रेंड को टाइफाइड हुआ था, तो उसको कहीं स्प्लेनिक फ़ीवर जैसा तो कुछ नहीं हुआ। कॉलेरा में भी आपको स्टमक इन्फेक्शन होता है, तो स्प्लेनिक फ़ीवर जैसा कुछ मैंने कभी सुना नहीं। तो हाई चांसेस हैं एंथ्रेक्स कुड बी द आंसर, राइट? नेक्स्ट इज़ शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा पता नहीं क्या-क्या वाज़ अपॉइंटेड एज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? ठीक। आउट ऑफ दीज़ ऑप्शंस ये जो टॉप 3 हैं पैलेस्टीन, यमन, लेबनान। पैलेस्टीन में भी अभी इज़राइल का अटैक चल रहा है, यमन में हाउदी रेबल्स का है बोलबाला, सिमिलरली लेबनान में भी इज़राइल अटैक्स हुए थे। ठीक है, तो ये तीनों हैं तो इनमें लेस प्रोबेबिलिटी है कि नया प्राइम मिनिस्टर आएगा एंड आया भी तो इतना इम्पोर्टेंट होगा कि कोई कुछ पूछेगा। ऑल्दो कुवैत ऐसा है कि एक तो हमारी प्रॉक्सिमिटी में भी है नेबर मतलब मिडल ईस्ट कंट्री में एंड इतना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है, अच्छी रिच कंट्री है, उनमें नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा तो इट इज़ हाई प्रोबेबिलिटी इंडिया में उसके बारे में ज़िक्र होगा, न्यूज़ व्यूज़ में भी आएगा, राइट? तो इन तीनों में एक तो ऑड वन आउट भी है प्लस कुछ लॉजिक बन रहा है इसके पीछे कि बाकी में पॉलिटिकल सिचुएशन ही नहीं है, ठीक है? क्लियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या अपनाया कि हमने अपने नॉलेज देखी कि अभी हम तीनों कंट्रीज़ के बारे में टॉप 3 वाली का हमको पता है कि कुछ न्यूज़ में रही हैं, ठीक है? कुछ नेगेटिव चीज़ों की वज़ह से तो इस वज़ह से दे कुड बी आउट ऑफ आवर लॉजिक। After remaining neutral for almost 200 years, which one of the following countries officially joined NATO in 2024? सो अगर हमने न्यूज़ वगैरह में इसके बारे में भी थोड़ा बहुत सुना है तो हमको आंसर पता हो और अगर नहीं भी पता हो तो मिक्स ऑफ मैपिंग एंड न्यूज़ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमको ये बेसिक पता है कि जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, इस वे में अरेंज्ड हैं एंड इनमें यहाँ रशिया की अगर बाउंड्री टच होती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है इन दोनों में से कोई एक आंसर हो, स्वीडन एंड फिनलैंड में से, राइट? एंड नॉर्थ मैसिडोनिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आइसलैंड भी काफ़ी दूर है यहाँ पे, ठीक है, रशिया से। तो उसका नेटो में अब जाके जॉइन करना कुछ लॉजिक नहीं दे रहा है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी थ्रेट आ चुकी है बिकॉज़ रशिया काफ़ी क्लोज़ आ गया है इनके। तो दे वुड हैव वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर्स, ठीक है? तो आइसलैंड नहीं होगा, तो इन दोनों में से अगर आप किसी को लगाना चाहें और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। सिमिलरली ये वो क्वेश्चन है जिनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, राइट? क्वेश्चन में ऐसा क्या है देखिए ज़रा। He named the constituency from where the new CM of Odisha Mohan Charan Majhi was elected in the recent assembly elections. अगर आप ओडिशा से नहीं है या उसकी नेबरिंग स्टेट से नहीं है, तो आई डोंट नो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शंस के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज होगी। कि अनुसार आपने कहीं पे सुना होगा कि किसी मिनरल के लिए बीच में वर्ल्ड या इंडियन ज्योग्राफी में आया होगा, ठीक है? बट इससे ज़्यादा आपको कोई नॉलेज नहीं है। बट सिर्फ अगर ये लॉजिक लगा रहे हैं कि मैंने कहीं सुना हुआ है, तो हाई चांसेस हैं आपका सही भी हो सकता है, बट हाई चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अवॉइड करें। बाकी जो इस टाइप के हैं, जो आप न्यूज़ के थ्रू या कुछ भी लॉजिक के थ्रू आप उनके आंसर तक पहुँच सकते हैं, तो गो फॉर इट। सिमिलरली यूपीपीसीएस 2023 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। ऑन डिसेंबर 25th, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सटेंडेड मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फॉर 1 ईयर टू दोज़ मेल्स हू वर बोर्न आफ्टर 1 जनवरी 2005? तो एक-एक करके ऑप्शंस देखते हैं। म्यांमार, श्रीलंका, ताइवान एंड अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में ऑल सब बच्चे-बच्चे ही उठा के बैठे हैं मिलिट्री बेस्ड अ, वेपन्स, तो उनको क्या अलग से ट्रेनिंग देंगे, राइट? तो अफ़गानिस्तान में ऐसा कुछ हुआ नहीं। श्रीलंका एक पीसफुल नेशन है, वहाँ पे भी ये सब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं कि कोई थ्रेट हो किसी नेशन से तो बैठ के वो मैंडेटरी भी करें, राइट? सिमिलरली म्यांमार में अभी जनता गवर्नमेंट का जो हुआ था टेक ओवर, तो उस केस में भी अगर कुछ होता तो न्यूज़ में ज़रूर होता, राइट? बट ताइवान को अगर आप देखें तो इट इज़ अ थ्रेट फ्रॉम चाइना, ठीक है? उसके ऊपर बार-बार अपनी डोमिनेंस शो करना चाहा है चाइना ने, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि उसको अपनी मिलिट्री बेस बढ़ाना ही पड़ेगा या मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। तो उनमें चांसेस हैं कि अपने लोकल सिटीज़न्स को बोल दिया कि आप लोग करो, ठीक है? तो इसको हम किसी न किसी लॉजिक के थ्रू हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ताइवान कुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज़ टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूज़िक वाज़ रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कोर्ट? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। तो आप बताइए आपने इतने टाइम से अकबर पढ़ा है, जहांगीर पढ़ा है, शाहजहां पढ़ा है, ठीक है? इन तीनों को तो हम अच्छे से पढ़ते ही हैं हर बार। बट कभी आपने इनमें सुना है कि टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूज़िक के बारे में कोई जानकारी आई हो? नहीं ना? जहांगीर में आपको पता है कि पोएट्री वाला टाइम था, सॉरी पोर्ट्रेट वाला टाइम था, तो पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी फेमस थी, ठीक है? तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। शाहजहां में भी आपको पता है कि आर्किटेक्चर वाला जो था काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ था। अकबर में हो सकता है क्योंकि कई सारे कोर्ट पोएट्स उनके पास थे। फॉर एग्ज़ाम्पल तानसेन वगैरह को भी उन्होंने अपने पैट्रोनेज में लिया था, ये सब है हो सकता है। बट हमने अकबर को ऑलरेडी इतनी बार पढ़ा है, तो ये बेसिक इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हमसे नहीं छूटता। बट मोहम्मद शाह
एक तो लेटर मुगल्स हमको पढ़ना नहीं पसंद, सेकेंडली ये मोहम्मद शाह जो था, आपने इसका सरनेम सुना है ना, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसको ये ऐसे काम पसंद थे, म्यूज़िक एंड डांस वगैरह, तो चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। स्टिल अगर आप कंफर्म नहीं है तो आप ए एंड डी में खेल सकते थे रिस्क, 50-50 तो कर ही सकते थे। Which of the following cities of Uttar Pradesh is not included as the venue of 11 meetings of 200 session of G20 during India's presidency of the grouping? ठीक है, बेसिकली यहाँ इनमें से किसमें G20 की समिट या मीटिंग नहीं हुई? आगरा, कानपुर, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा। आपको कहीं पे भी अपनी कोई हाई लेवल की मीटिंग करनी है जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप उसको कौन सी लोकेशन पे प्रेफर करेंगे करना? ऐसी लोकेशन जो पॉल्यूटेड हो, जहाँ पे कुछ आपका हेरिटेज ना हो, कल्चरल सिग्निफिकेंस ना हो, ऐसी जगह पे करना चाहेगा कोई इंसान? या कोई ऐसी जगह हो जहाँ जो इसका कुछ हिस्टोरिकल महत्व हो? फॉर एग्जांपल आपका वाराणसी देखिए, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, इंडिया भी कह सकते हैं। आगरा में आपका एर्थ वंडर है, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में आपका इंफ्रा इतना स्ट्रांग है कि वहाँ पे आप बड़े-बड़े समिट्स करवा सकते हैं, आईटी हब है, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। कानपुर ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल सिटी है, व्हिच इज़ नॉट वेरी फेमस फॉर एनी कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। सेकेंडली इसकी लखनऊ से काफ़ी पास है, तो इससे बेटर लखनऊ में नहीं कर लेते, यहाँ पे इतना दूर चल के क्यों आएँगे? ठीक है, तो आपको बेसिक अगर यूपी का मैप या इंडिया मैप, वर्ल्ड मैप की जानकारी होगी, तो यू विल बी एबल टू टैकल दीज़ काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो भी, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डील विद द अननोन, द फियर ऑफ अननोन। बट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन हमको क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है? लेट्स सी देम। एज़ सून एज़ यू रीच द एग्जामिनेशन हॉल, जब जैसे ही आपको पेपर मिले, एट द बैक ऑफ द पेपर जहाँ भी आपका रफ पेज है, उस पे मेंशन ज़रूर करिएगा 3 चीज़ें, टी, एल एंड क्यू। टाइम मैनेजमेंट, लॉजिक एंड क्वेश्चंस। इनसे क्या मतलब है मेरा? टाइम मैनेजमेंट मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप कितने बजे अपना पूरा पेपर फिनिश कर देंगे, कितने टाइम तक आपको पूरा सर्किल हो जाना चाहिए, सो दैट लास्ट मोमेंट में कोई पैनिक ना हो। लॉजिक मतलब ये कि आपको हर एक क्वेश्चन पे, अगर फॉर एग्जांपल आपका स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया डीपीएसपी ये वाली 44 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तब आप लॉजिक मत लगाने लग जाना। तब आपको बेसिक आपका नॉलेज है, इतने टाइम से आपने जो गेन किया है, उस पे ज़्यादा बिलीव करना है। लॉजिक कब काम आएगा? जब आप 2-3 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो रहे हो, कभी सुना-सुना सा लग रहा है बट कांट सॉल्व, या बिल्कुल ही अननोन है, तब आपको लॉजिक को प्रेफ़रेंस देनी है हर बार अपनी नॉलेज के ऊपर, राइट? सो ब्रेन मोर इम्पोर्टेंट देन मेमोरी, यूज़ योर कॉमन सेंस, ठीक है? हर थोड़ी कुछ देर बाद आप अपने ब्रेन को याद दिलाना होगा आपको एग्ज़ामिनेशन में, यूज़ लॉजिक। जो भी आपका नाम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है रमेश एंड आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1 से 10 तक आपने सॉल्व कर लिए, टेक अ ब्रेक। दिमाग को क्या रियलाइज़ कराना है, क्या मैं लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने क्वेश्चंस में? इफ नॉट तो मैं अगले वाले क्वेश्चंस में करूँगा, राइट? लॉजिक को भी साथ के साथ इम्प्लीमेंट करना है। सिमिलरली क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस अगर मतलब कि क्या पेपर कैसा चल रहा है? सपोज़ आपने 20 क्वेश्चंस कर लिए एंड आपको लगा कि यार पेपर तो बहुत मस्त हुआ, 20 के 20 क्वेश्चन हो जाते थे। तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, आपको लगना चाहिए कि पेपर ईज़ी है, पेपर ईज़ी आ रहा है एंड मुझे हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ एम करना पड़ेगा। बट ये भी आपको काम बीच में ब्रेक लेके करना होगा। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं कि आराम से पेन-वेन बंद कर दिया, सो गए। ब्रेक एज़ इन आफ्टर जस्ट 20 क्वेश्चंस, टेक अ स्लाइट पॉज़, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रियलाइज़ कि एम आई इम्प्लीमेंटिंग माय टी, एल एंड क्यू, टाइम मैनेजमेंट, लॉजिक एंड क्वेश्चंस। क्या ये जो 20 क्वेश्चन मैंने अभी किए, ये इनको करने में मेरा 1 घंटा तो नहीं लग गया? क्या मैंने इनमें प्रॉपर लॉजिक लगाया है, या सिर्फ़ अपने नॉलेज पे ही करके आ गया हूँ? या जो मैं क्वेश्चंस अभी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो ईज़ियर साइड पे थे या टफ साइड पे हैं? अगर आपने सपोज़ 20 क्वेश्चन्स किए एंड उनमें से आपको 11 आए और जो भी हैं आपके 8 या 9 क्वेश्चन्स बिल्कुल नहीं आते थे, तो आपको लग जाना चाहिए कि यार मैंने तो साल साल भर मेहनत की एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट 9 क्वेश्चन्स, आई इवन हैव हर्ड अबाउट देम। तो आपको लग जाना चाहिए पेपर टफर साइड में है। अब मुझे हाई अटेम्प्ट से ज़्यादा हाई एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, राइट? तो ये सब चीज़ें आपको ऑन द गो ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 10 मिनट ले लिए कि एक बार पेपर देख लेता हूँ सरसरी निगाह से, कैसा है? ये सब फालतू की चीज़ें करने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट से क्या मतलब है मेरा? टाइम मैनेजमेंट से मतलब मेरा ये है कि यू हैव टू फिनिश योर पेपर 15 मिनट्स बिफोर। फॉर एग्ज़ाम्पल 9:30 टू 11:30 है ना आपका पेपर, तो आपको एनी हाउ 10:45 तक जितने आप नॉर्मल क्वेश्चंस हर बार करते हैं, सपोज़ 120 या 125 जो भी है, वो करके उनको बबल्स वगैरह फिल करके न 10:45 तक आपके रेडी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं, यू विल बी फाइटिंग विद द अननोन क्वेश्चंस। और उनको कैसे फाइट करना है, जो हमने इन ट्रिक्स में देखा। कुछ भी लॉजिक लगाना है, बीट नॉलेज, बीट न्यूज़, बीट मैपिंग, बीट दोस्त को टाइफाइड है, कुछ भी लगाइए, बट यू हैव टू रीच टू द आंसर एनी हाउ, ठीक है? तो ये लास्ट के 15 मिनट्स में आपने इन क्वेश्चंस को बढ़ा के 125 से
135 प्लस या जितने भी हाई एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। ठीक है, इस तक आपको एम करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्लियर दिस बैरियर। बिकॉज अगर आपको मैंने बताया कि अगर आप वही सेम ओल्ड 120 करके आगे आए हैं विद 70% एक्यूरेसी, तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। 84 क्वेश्चंस तो आपको बनेंगे हैं, ठीक है। उसमें भी आपको 12 डिडक्ट करना पड़ेगा, तब आप कुछ 70 में ही रह जाएंगे, जो हर बार आपका हाल होता है। इनफैक्ट अगर आप 130 भी करते हैं तो भी आप उतना अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। 80s में रहेगा कुछ, इनफैक्ट कम ही रहेगा उससे भी, ठीक है। तो एम फॉर हाई नंबर ऑफ क्वेश्चन, एम फॉर हायर एक्यूरेसी एंड गेट थ्रू दिस बैरियर। डू रिमेंबर कि आपको ये ज़रूर करके आना है, जाके ही TLQ लिख देना है एग्ज़ाम के पेपर के पीछे। TLQ से याद रखिए, तलाक, इसकी भी ट्रिक बना लीजिए। TLQ, अगर आपने अच्छे से पास नहीं किया एग्ज़ाम तो TLQ हो जाएगा। So that will be it from our side. If you have any further queries, you can comment down below or message us. We'll revert back to you, and keep revising your basic stuff for these next 5 days. जो भी आपने मटेरियल या हैंडआउट्स कंसोलिडेट किए हैं उनको बस रिवाइज करते रहिए। Trust the process, trust yourself, give your best shot. Take care. Good luck.